गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम कृष्ण कुमार, योर फिजिक्स टीचर। आज हम +1 साइंस का 6th चैप्टर स्टडी करेंगे फिजिक्स में, दैट इज़ वर्क, एनर्जी एंड पावर। बड़ा ही सिंपल चैप्टर है क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं इसमें जो आप प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं। तो इस चैप्टर में हमें जो बेसिकली स्टडी करना है वो क्या करना है कि वर्क डन हमें स्टडी करना है। कैसे कैसे आप वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं, किस किस सब्जेक्ट पे कितना वर्क डन आप करते हो। जो वर्क डन आप करते हो वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, तो आपको एनर्जी भी पढ़ना है, टाइप ऑफ एनर्जी भी आप यहाँ पर स्टडी करेंगे। उसके बाद में पावर का एक छोटा सा आपका टॉपिक आएगा, वो भी आपको स्टडी करना है। जो आपका मेन टॉपिक यहाँ पर, जो आप नया टॉपिक कह सकते हो जो आपने पहले नहीं पढ़ा है, वो कोलिजन्स है। यानी कि जब दो ऑब्जेक्ट आपस में स्ट्राइक करते हैं या सपोज टू स्ट्राइक, तो हम उसको कोलिजन बोलते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। सबसे पहले यहाँ पर क्योंकि हमें वर्क डन स्टडी करना है, एनर्जी स्टडी करनी है, दोनों ही आपकी स्केलर क्वांटिटी होती हैं, तो पहले हमें कुछ स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना होगा। वैसे तो ये प्रीवियस चैप्टर में भी हम पढ़ चुके हैं कि आपका स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। स्केलर प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है, आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हो। डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग होता है ए डॉट बी, आप उनको डॉट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या हो जाता है, वो डॉट प्रोडक्ट आ जाता है। इसको जब हम लिखते हैं तो ये आता है ए बी कोस थीटा। अगर आपको याद हो, जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया था तो वो आपका क्या था, ए क्रॉस बी था आपका ए बी साइन थीटा। तो अगर आपको दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है तो उन दोनों के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई कीजिए, साथ में कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मान लो ये वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर बी, इन दोनों के बीच में आपका एंगल थीटा है। तो अगर मुझे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है तो इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई में कोस ऑफ दिस एंगल थीटा, ये हमारा स्केलर प्रोडक्ट होगा। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं, जैसे कि आपका जो ए डॉट बी है वो आपका बी डॉट ए के बराबर भी हो सकता है। दूसरा, अगर किसी वेक्टर को आप उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका रिजल्टेंट क्या आएगा, ए स्क्वायर। ये बड़ा ही सिंपल है। कैसे, मान लो ये आपका ए है, अगर आपको इसी से मल्टीप्लाई करना है तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही है, ए डॉट ए कोस, दोनों में एंगल कितना है, 0 कोस 0 1 हो जाता है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, यानी कि अगर आपका ए डॉट ब्रैकेट में बी प्लस सी है तो आप इसको ओपन करके क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी प्लस में ए डॉट सी। ये स्केलर प्रोडक्ट हम पिछले चैप्टर में भी स्टडी कर चुके हैं। अब वर्क डन बड़ा ही सिंपल है। वर्क डन का मीनिंग क्या है कि हम कोई भी अगर काम करते हैं तो आपका क्या होगा, वर्क डन होगा। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज वर्क डन। अब जब हमें वर्क डन निकालना है तो ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है। एक बड़ा सिंपल फॉर्मूला होता है, फोर्स जो हम अप्लाई करते हैं वर्क डन के लिए और जो हमारी ऑब्जेक्ट जो डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, दैट इज एस। इन दोनों का हमें क्या करना है, स्केलर प्रोडक्ट करना है। इसलिए मैंने क्या लिखा है, एफ एस कोस थीटा। तो ये आपका जो वर्क डन है ये स्केलर क्वांटिटी है। ये दो वेक्टर क्वांटिटीज का क्या हुआ है, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट हुआ है, तो मैंने क्या लिखा, एफ एस कोस थीटा। अब वर्क डन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। कैसे, आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि पॉजिटिव, अगर आपका थीटा 0 है, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया है आपकी ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो दोनों में एंगल कितना होगा, थीटा 0 हो जाएगा। तो कोस 0 क्या होता है आपका, कोस 0 1 होगा। तो आपका पॉजिटिव वर्क डन हम उसको बोलते हैं उस केस में। नेगेटिव वर्क डन का मीनिंग क्या है, मान लो आप फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट आपकी इधर मूव कर रही है। जैसे कि इसका एग्जांपल आप ऐसे लीजिए, आपने कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया है, उस टाइम पर जब आपकी ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही है तो जो वर्क डन है ग्रेविटी का वो तो नीचे की तरफ ही अप्लाई होगा, क्योंकि ग्रेविटी का एक्सेलरेशन नीचे है। तो एक्सेलरेशन नीचे है तो फोर्स भी नीचे होगा, ग्रेविटी का, हमारा नहीं ग्रेविटी का। तो ग्रेविटी और वर्क डन ऊपर जाने वाले ऑब्जेक्ट में नेगेटिव होता है क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ पे मैं क्या था कि फोर्स अगर आपका इधर है और डिस्प्लेसमेंट आपका इधर है तो दोनों में एंगल होगा आपका 180 डिग्री। कोस 180 डिग्री आपका होता है -1। तो यहाँ पे आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, -FS।
यानी कि नेगेटिव साइन आ जाएगा। वर्क डन, इसमें क्या है, अगर आपका जो एंगल है ये थीटा, जो एंगल आपका एफ और एस के बीच में, ये अगर आपका 90 है, यानी कि आप जिधर फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो उस टाइम पर अकॉर्डिंग टू साइंस देयर इज नो वर्क डन। वर्क डन आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अभी ये जो आपने जितने भी ये जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है और ये जो केसेस पढ़े हैं, इनमें हमने क्या अज्यूम किया है कि जो आपका फोर्स है वो थ्रू आउट द मोशन आपका क्या है, कांस्टेंट है। आप कांस्टेंट फोर्स को स्टडी कर रहे हो, लेकिन इट माइट बी पॉसिबल कि आपका जो फोर्स है दैट कैन बी ए वेरिएबल। तो अगर आपका वेरिएबल फोर्स है तो वर्क डन हम कैसे निकालेंगे? बड़ा ही सिंपल तरीका है। मान लीजिए हमें ए से बी पॉइंट पे जाना है। अब इस पॉइंट के बीच में कहीं पर भी हमने ds डिस्टेंस ट्रेवल की है और उस टाइम पर हमारा फोर्स कांस्टेंट मान लेते हैं। वैसे तो ए से बी के बीच में वेरिएबल है, लेकिन एक बहुत ही छोटी डिस्टेंस के लिए जब हम इसको अज्यूम कर सकते हैं कांस्टेंट, तो दैट फॉर दैट शॉर्ट डिस्टेंस ds आवर स्मॉल वर्क डन इज dw इज f डॉट ds। ये बहुत ही स्मॉल वर्क डन है। अगर मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो ये पॉइंट अगर आपका ओरिजिन से s1 डिस्टेंस पे है और ये पॉइंट आपका s2 डिस्टेंस पे है, तो आप इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने की लिमिट क्या है? इनिशियली आप ओरिजिन से s1 पे थे और बाद में आप कितने डिस्टेंस पे चले गए, s2 पे। तो आपकी लिमिट आ जाएंगी किसकी, पाथ की, डिस्प्लेसमेंट की, s1 से s2, f डॉट ds। ये जो आपका फॉर्मूला होता है ये आपका वेरिएबल फोर्स की वजह से होता है। अब इसको आप ग्राफिकली भी शो कर सकते हैं कि अगर आपको ग्राफ दे रखा है तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वर्क डन फॉर द वेरिएबल फोर्स। ग्राफ में देखिए ये आपका फोर्स है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आप गए हो, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। ये वेरिएबल फोर्स को शो कर रहा है, फोर्स आपका धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, वेरिएबल है। यहाँ पर भी आप सेम यही करेंगे। क्या करेंगे, पहले आप एक स्मॉल पार्ट ले लेंगे, बिल्कुल छोटा सा ds, और उसके लिए वर्क डन आपका f होगा। तो यहाँ भी आप पहले जब स्मॉल पार्ट निकालेंगे f डॉट ds, तो जो वर्क डन होगा आपका स्मॉल, वो क्या होगा, आपका f डॉट ds आ जाएगा। अब f डॉट ds अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ये f है, ये आपका f हो गया, ये आपका ds हो गया, तो f इंटू ds, यानी कि ये जो स्ट्रिप है इसका जो एरिया होगा वो इसके बराबर होगा स्मॉल वर्क डन के लिए। अगर आपको इस पार्ट के लिए वर्क डन निकालना है तो इस स्ट्रिप का वो क्या होगा, एरिया होगा। सिमिलरली अगर आपको ए से बी पूरे के लिए कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक करेंगे, s1 से s2। उस टाइम पर हमारे जो स्ट्रिप का एरिया है पूरा यहाँ तक इंक्रीज हो जाएगा। इसका मीनिंग कंप्लीट एरिया फ्रॉम ए बी बी डैश ए डैश। ये आपका वर्क डन होगा फॉर वेरिएबल फोर्स इन ग्राफिकल मेथड। अब है एनर्जी। जो भी हम वर्क डन करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वो उसके एनर्जी में जाके स्टोर हो जाता है। तो आपका जो एनर्जी होगी, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, आपका सिंपल फॉर्मूला आप छोटी क्लास में भी पढ़ चुके हैं ये। अब जो आपकी एनर्जी होती है आपकी कई टाइप की होती है। काइनेटिक एनर्जी भी होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। इन दोनों को मिक्सअप हम करते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी बोल देते हैं। वैसे तो हमारे पास काफ़ी टाइप की एनर्जी है। अब यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी को स्टडी करूँ तो काइनेटिक एनर्जी का मीनिंग क्या है, एनर्जी विच इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर आपके ऑब्जेक्ट में मोशन है तो ही हम उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। इसको हम चाहें तो डिराइव कर सकते हैं, बड़ा सिंपल सा ही स्टेप है। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है, वो पहले रेस्ट पे है, उस पर हमने एक फोर्स अप्लाई किया, तो कुछ डिस्टेंस जो कि हमने यहाँ पे s लिया है वो ट्रैवल करने के बाद सपोज उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, v हो जाती है। तो अगर हमें यहाँ से अगर वर्क डन निकालना है कि हमने कितना वर्क डन किया उस ऑब्जेक्ट में v वेलोसिटी एक्वायर करने के लिए, तो वर्क डन क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा फोर्स है और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। दूसरा, अब मुझे यहाँ से ये जो आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v² माइनस u² इक्वल टू 2as, यहाँ से मुझे s निकालना है। अब क्योंकि इनिशियली ये रेस्ट पे है तो u कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2as। अब यहाँ से s निकाल लीजिए, v² माइनस ओवर 2a, तो u अगर हम 0 पुट करें तो क्या बचेगा, v² बाई 2a। अब ये s आ गए हमारे पास
फोर्स हमने पहले निकाल लिया था, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये दोनों वैल्यू फोर्स की वैल्यू और ये आपकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा। माइट भी हो सकता है आपने 9th में भी स्टेप किया हो। एक आपका टॉपिक आता है वर्क एनर्जी थ्योरम, ये इसी का ही एक पार्ट है। अगर आप देखें, अगर यहाँ पर आप इनिशियली किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे नहीं मानते हैं, पहले से उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल v है, यानी कि आप वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं, वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं यानी कि एनर्जी में चेंज कर रहे हैं, तो ये आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट पर अगर आप फोर्स अप्लाई करके उसकी वेलोसिटी चेंज कर पाते हैं तो उस टाइम पे जो वर्क डन है वो उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब जो आपके कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं वो मेनली दो टाइप के होते हैं, सॉरी आपके जो फोर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, पहला कंजर्वेटिव है, दूसरा आपके पास क्या है, नॉन कंजर्वेटिव। जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, यानी कि अगर आप ए से बी पे आप गए हो तो आपने क्या पाथ ट्रेवल किया है उससे इसको कोई मैटर नहीं है, सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड होता है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो होंगे जो आपके पाथ पे भी डिपेंड हो, जो आपके क्या हो, पाथ पे भी डिपेंड हो, वो आपके क्या होंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसमें आप फ्रिक्शनल फोर्स का एग्जांपल दे सकते हो, कंजर्वेटिव में आप ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल दे सकते हो, जो हम आगे भी स्टडी करेंगे। अब जो आपका कंजर्वेटिव फोर्स होता है उसका मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा है। मान लीजिए आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आए, तो ए से बी पे आने में मान लो आपका वर्क डन हुआ है WAB, बी से ए पे आने में आपने जो वर्क डन किया है वो आपका WBA। तो अगर मैं इन दोनों वर्क डन को ऐड करूँ तो आपका आंसर 0 होगा, यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स जब क्लोज लूप में चलते हैं तो आपका रिजल्टेंट क्या आ जाता है, वर्क डन का 0 आ जाता है। अब मैंने आपको कहा था कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है, हम इसको प्रूव भी करेंगे। यहाँ पर आपके सामने 4 केसेज हैं, 1 2 3 4। अब क्योंकि चारों ही केस में आपने एक h हाइट कवर की है, हो सकता है आपका पाथ अलग अलग हो, पहले आप डायरेक्ट ऊपर चले गए, फिर आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, फिर आप स्लोप पे जा रहे हैं और फिर आप ऐसे स्मूथली जा रहे हैं किसी भी कर्व पे। तीनों ही केस में आपने हाइट सेम की है, यानी कि आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन तीनों में सेम है, तो आपका जो एनर्जी है या ग्रेविटेशनल वर्क डन है वो भी आपका सेम होना चाहिए। देखिए कैसे, अगर यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले गया, उसका मास m है, तो वर्क डन या फिर एनर्जी क्या होगी आपकी, mgh। ये हम बहुत ही सिंपल हम छोटी क्लास में भी पढ़ चुके हैं, आप वैसे भी निकाल लो, अगर निकालना चाहो तो। कैसे करोगे आप इसको, कि आपका जो आपने पढ़ रखा है कि आप वर्क डन कैसे निकालते हो, फोर्स इनटू डिस्टेंस, और फोर्स कितना होगा, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही है तो मास इनटू एक्सेलरेशन, g हो जाता है, हाइट आपने h ली है, mgh आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अब देखिए आप यहाँ से यहाँ गए तो इसके लिए कितना आ गया आपका mgh। अब हम इसके लिए कैलकुलेट करते हैं। अब हम इधर आएंगे, इधर चलेंगे, फिर ऐसे हम इधर यहाँ पे पहुँच गए, तो जब हम ये डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं उस टाइम पर फोर्स नीचे है, इधर आपका डिस्प्लेसमेंट है, एंगल कितना है 90, क्योंकि वर्क डन आपके जो फोर्स है ग्रेविटी का हमेशा नीचे की तरफ है, और ये आपकी डिस्प्लेसमेंट है, हॉरिजॉन्टल के टाइम आपका वर्क डन नहीं होता है। तो यानी कि इसके लिए और ये जो 3 हाइट हैं इसी के लिए ही आपने वर्क डन किया है। इन तीनों को अगर मैं ऐड करूं तो ये आपके h के ही इक्वल होगा, तो फाइनली आपका इस केस में भी आपकी एनर्जी या वर्क डन कितना होगा, mgh। अब इस केस में देखिए आप, मान लो आप यहाँ से यहाँ इस ऑब्जेक्ट को ले जा रहे हो जिसका मास m है। अब यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर मास हमेशा जो आपका वेट है वो नीचे की तरफ अप्लाई होता है mg। अब अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ पर अगर मैं इसको रिजोल्व करूँ तो ये आपका एंगल थीटा बनेगा, इधर आपका mg कोस थीटा होगा, ये आपका mg साइन थीटा कंपोनेंट होगा। अब जो आपका वर्क डन होता है वो आपका क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब आप देखिए आपका जो आपने फोर्स अप्लाई किया है वो किसके बराबर होगा, वेट के बराबर होगा। वेट यहाँ पर कितना है, mg साइन थीटा।
आपने ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है L, तो मैंने L से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस ट्राइंगल में ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर अगर मैं साइन थीटा निकालूंगा तो साइन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा मेरा होगा h/L। यहाँ से मैं L कैलकुलेट कर लूँगा, ये आएगा, वापस यहाँ पे पुट करूँगा तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा mgh। यानी कि यहाँ भी mgh आ गया, यहाँ भी mgh आ गया, यहाँ पर भी mgh आ गया। अब इसमें देखिए, इसको हम थोड़ा सा हाइपोथेटिकली सोल्व करेंगे। हम क्या मान लेते हैं, इसको छोटे छोटे एलिमेंट मान लेते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, यहाँ पर हम पहुँच गए। तो इसको मैं इसके एग्जाम्पल के जैसे ही सोल्व करूँगा। हॉरिजॉन्टल जितने भी आपके स्टेप्स होंगे उनके लिए वर्क डन 0 और वर्टिकल स्टेप सारे मिला देंगे तो हाइट कितनी बन जाएगी h। तो इस केस में भी आपका वर्क डन कितना होगा mgh। यानी कि अगर आपके तीनों में चारों ही केस में आपके इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है तो आपका वर्क डन भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। पावर बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। वर्क डन को अगर हम टाइम से रिलेट करें, यानी कोई काम कितना जल्दी करता है कितना स्लो करता है उसकी पावर पे डिपेंड होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। मान लो किसी काम को ए ऑब्जेक्ट 10 मिनट में करता है और उसी को बी ऑब्जेक्ट 20 मिनट में करता है, तो हम क्या कहेंगे, ए की पावर ज़्यादा है। बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। यहाँ पर मैं पावर को फोर्स और वेलोसिटी से भी रिलेट कर सकता हूँ। कैसे, ये हमारा जो पावर है वो क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन को मैं क्या लिख सकता हूँ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, टाइम आपका ये आ गया। और ds/dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी। तो ये क्या बन गया आपका F इंटू वी। डॉट प्रोडक्ट है तो ये क्या आ जाएगा FV cos थीटा। अब आपकी एक और एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी, जो हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं, 9th क्लास में भी, आप छोटी क्लास में भी स्टडी कर चुके हैं। पोटेंशियल एनर्जी जो आपकी होती है वो आपकी ड्यू टू पोजीशन चेंज होने की वजह से हो सकती है या ऑब्जेक्ट की शेप चेंज होने की वजह से हो सकती है। पोजीशन की अभी हमने एग्जांपल लिए, हम किसी हाइट पे जा रहे हैं, और शेप चेंज का आप स्प्रिंग से भी ले सकते हो, टॉय वगैरह होते हैं उनमें आपका यही केस होता है। नेक्स्ट आपके पास है आपका जो कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी हाइट से नीचे आ रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट से नीचे गिर रहा है तो उस केस में क्या होगा, उसकी जो एनर्जी है वो कंजर्व्ड रहेगी। यानी कि इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी, इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी और इस पॉइंट पर A, B, C तीनों पॉइंट पर टोटल एनर्जी क्या होगी आपकी, सेम होगी। देखिए हम कैसे करते हैं। A पॉइंट पर सबसे ऊपर आपकी ऑब्जेक्ट यहाँ पर रेस्ट पे है तो काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी इसकी हाइट के अकॉर्डिंग कितनी हो जाएगी, mgh हो जाएगी। अब टोटल एनर्जी अगर मैं निकालूं इन दोनों का ऐड करके तो क्या होगा, 0 + mgh = mgh आ जाएगा। अब B पॉइंट पे अगर मुझे कैलकुलेट करना है टोटल एनर्जी तो मैं काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट करूंगा, पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट करूंगा। काइनेटिक एनर्जी क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ से आपका नीचे ड्रॉप हो गया तो कुछ वेलोसिटी एक्वायर की, मान लो वो v है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हाइट पे अब ये ऑब्जेक्ट है, ये है h - x हाइट पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh - x। अब मुझे इस वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है ताकि मैं इसको mgh की टर्म में ही चेंज कर दूं काइनेटिक एनर्जी को भी। ये मैं कैसे कर पाऊंगा, देखो बड़ा सिंपल है। ये हमारे पास इक्वेशन होती है v² - u² = 2as। a यहाँ पे मैंने g लिया क्योंकि ग्रेविटी की वजह से है। x डिस्टेंस ही आप चल के आए हो यहाँ तक, तो इतनी डिस्टेंस में ये आपने वेलोसिटी एक्वायर की है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा। तो बड़ा सिंपल है, मैं इस वेलोसिटी को यहाँ पे पुट कर दूंगा तो ये काइनेटिक एनर्जी आ गई आपकी। तो ये आपकी काइनेटिक है और ये आपकी पोटेंशियल है, कहाँ पर, B पॉइंट पर। दोनों को ऐड करेंगे तो अभी आपका आंसर क्या आएगा, mgh आएगा। तो A और B दोनों पे सेम आ गया। चलो अब C पे देखते हैं। C पॉइंट पे क्या है, अभी आप बिल्कुल ग्राउंड पे आ गए तो यहाँ पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी। अब काइनेटिक एनर्जी देखिए, सेम फॉर्मूला तो अब पता ही है, लेकिन मुझे अब V कैलकुलेट करना। अब ये नई वेलोसिटी है, B वाली नहीं है, क्योंकि आप नीचे ड्रॉप हो गए h हाइट तक। तो h हाइट तक आने में आपने कितनी वेलोसिटी एक्वायर की है, वो भी उसी फॉर्मूले से आएगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। इनिशियल 0 है तो v² = 2gh। v² की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ये आपका mgh, तो टोटल एनर्जी mgh प्लस पोटेंशियल तो आपका 0 था mgh। तो A पॉइंट पे, B पॉइंट पे, C पॉइंट पे, तीनों ही पॉइंट पर आपकी एनर्जी क्या हो गई, सेम हो गई। ये इसी केस का, ये जो आपने केस स्टडी किया है इसका ये ग्राफ है। ग्राफ क्या है, ये आपका एनर्जी है, इधर आपकी हाइट है। यानी कि जैसे जैसे आपकी हाइट इंक्रीज हो रही है आपकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी आपकी डिक्रीज होगी। लेकिन
किसी भी पॉइंट पर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो टोटल एनर्जी जो होगी वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम होगा और वो हमेशा सेम रहेगा, क्या होगा, mgh होगा। ये स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल ध्यान रखें। नेक्स्ट आपके पास है, हमें किसी स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे। अब पहले आप इस डायग्राम को समझिए, फर्स्ट डायग्राम को। यानी कि कोई स्प्रिंग यहाँ पर अटैच है, ये फिक्स पॉइंट है यहाँ पर जहाँ पर आपका स्प्रिंग अटैच है। अब ये कोई मास है ऑब्जेक्ट का m, वो हमने इसको टाई अप कर रखा है यहाँ से, ये C पोजीशन पे है। मान लो मैं इस स्प्रिंग को इधर थोड़ा सा पुल करता हूँ, तो एक लिमिट पे जाके मान लो A पॉइंट पर मैंने r डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इतना इसको मैंने इधर पुल कर दिया। इसको जाके मैं यहाँ पर छोड़ूंगा, तो जैसे ही मैं स्प्रिंग को पुल करूँगा, स्ट्रेच करूँगा, तो उसमें रीस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा एक। वो रीस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पर छोड़ूंगा, ये उसको वापस लेके जाएगा, ये वापस इनिशियल पॉइंट पे आने की कोशिश करेगा। लेकिन होगा क्या, ये इस पॉइंट पर आकर नहीं रुकेगा, क्योंकि इसमें इनर्शिया है मोशन का। इनर्शिया आप पहले पढ़ चुके हैं। इनर्शिया है तो अपनी जो ये मीन पोजीशन है उसको क्या कर जाएगा, ओवरशूट कर जाएगा और वापस ये बी पॉइंट पर आएगा। बी पॉइंट पे आने के बाद फिर से यहाँ पे रेस्ट में आएगा, और क्योंकि ये इसकी मीन पोजीशन से फिर से दूर आ गया, तो इसमें फिर से क्या आ जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई होगा। वो रिस्टोरिंग फोर्स इसको वापस ले जाने की कोशिश करेगा, यहाँ पे जाके ये फिर नहीं रुकेगा, फिर अपनी पोजीशन को ओवरशूट कर देगा। यानी कि ये इधर इस तरह से आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन करता रहेगा। तो ये हमें स्टडी करना है। तो कुछ आपके पॉइंट्स, सी आपका मीन पॉइंट है, ए आपका एक्सट्रीम पॉइंट है राइट साइड, और बी आपका एक्सट्रीम पॉइंट है लेफ्ट साइड। अब इसको स्टडी करने के लिए हम यहाँ पर मान लो हमने इसको मास को पुल करना स्टार्ट किया, पी पॉइंट तक हम इसको पुल करते हुए आ गए, और ओरिजिन से आपने या सेंटर से या इक्विलिब्रियम से कितनी डिस्टेंस किया आपने, एक्स डिस्टेंस तक आपने पुल किया। अब आपको अगर ये फोर्स निकालना है या इसका वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो पहले मैं स्मॉल एलिमेंट के लिए करूँगा। तो P और Q जो आपका थर्ड डायग्राम में है, P तक तो आपका x था, लेकिन जो आपका P से Q है वो आपका dx है, एक और स्मॉल एलिमेंट मैंने ले लिया। अब उस dx के लिए मुझे जो रिस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, वर्क डन कैलकुलेट करना, वो देखो हम कैसे करेंगे। अब रिस्टोरिंग फोर्स जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, जितना भी हम इसको पुल करेंगे उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स आता रहेगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो किस पे प्रोपोर्शनल है, वो x पे, जितना आप इसको स्ट्रेच करोगे। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए k आ गया। k आपका कोफिशिएंट है किसका, स्प्रिंग कांस्टेंट हम इसको बोलते हैं। माइनस साइन इसलिए है क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रहा है, लेकिन जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो आपका इधर अप्लाई हो रहा है। रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ अप्लाई होता है। मीन पोजीशन यहाँ पर है सी पॉइंट के पास, तो मीन पोजीशन की तरफ अप्लाई होगा। डिस्प्लेसमेंट आपका अपोजिट है, इसलिए माइनस साइन है। अगर हम सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड यूज करेंगे तो हम इसको k इंटू एक्स करके यूज कर सकते हैं। अब देखिए, अगर मुझे P से Q तक कैलकुलेट करना है तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, dx, तो स्मॉल वर्क डन क्या हो जाएगा, F डॉट dx। अब अगर सिंपल मैग्नीट्यूड में लूंगा तो मैंने आपको पहले भी कहा था, फोर्स की जगह मैं क्या कर दूंगा, kx की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो यहां से ये फोर्स, इसकी वैल्यू यहां पर आ गई kx इंटू dx। अब मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना है पूरा, कहां से कहां, C से P पॉइंट के लिए। लेकिन अभी मुझे सिर्फ P से Q मिला, dx के लिए मुझे x के लिए करना है। यानी कि मुझे इस इक्वेशन का क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है 0 से x। C पॉइंट पर आपका x कितना है, 0 है, और P पॉइंट पे आते आते कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो 0 से x मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा, k कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x dx का इंटीग्रेशन होगा x²/2, और लिमिट पुट करेंगे तो x की जगह x और दूसरा 0 पुट करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो सिंपल आपका क्या बचेगा, हाफ kx²। अब ये जो आपने वर्क डन किया है C पॉइंट से P पॉइंट x डिस्टेंस के लिए, उस केस का जो वर्क डन है वो किस में से हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि C से लेके P पॉइंट तक जो आपने x डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, वर्क डन के बराबर, और वो कितना होगा, हाफ kx²। अब हमें अलग अलग पॉइंट पे, A पे, B पे और C पे
पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। उसके लिए आप इस डायग्राम को दोबारा देखिए। जब ये पार्टिकल आपका सेंटर से ए पॉइंट पे गया तो एक्सट्रीम पॉइंट पे हमेशा एक बार रुकेगा फिर वापस आएगा। तो एक्सट्रीम पॉइंट पे जाने के बाद वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो। और यहाँ पर मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, इसलिए ओवरशूट कर जाएगा बी पॉइंट पर। अब इस पॉइंट पर फिर से आपकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी क्योंकि रुकेगा फिर वापस आएगा। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो, मैक्सिमम एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी। यही कंसेप्ट हमें यहाँ पर हमने यूज किया है। तो ए पॉइंट पर सिर्फ क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी। और ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? वैसे तो फॉर्मूला क्या होता था कि एक्स स्क्वायर जो हमने डिराइव किया था, लेकिन जब डिस्टेंस हमारी क्या थी? एक्स। अब क्योंकि हमारा सी से लेके ए तक डिस्टेंस कितना है? आर, तो मैंने एक्स को सिंपल आर से चेंज कर दिया क्योंकि रेस्ट पे है, ए पे तो जीरो होगा। अब सेंटर पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है क्योंकि सेंटर सी पॉइंट है, सी पर आर की वैल्यू जीरो है क्योंकि सी तो आपका ओरिजिन है, वहां से आर स्टार्ट ही होगा, तो सी पे आर की वैल्यू जीरो है। तो पोटेंशियल एनर्जी सेंटर पे जीरो, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम का मतलब सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो किस में बदल जाएगी? आपकी काइनेटिक में, हाफ के आर स्क्वायर। अब बी पॉइंट पे भी आप देखिए, आपका जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? माइनस आर। माइनस आर क्यों है? देखो, क्योंकि अगर ये मैंने ओरिजिन लिया है तो लेफ्ट साइड है ये, तो माइनस साइन लेंगे हम, लेकिन ये स्क्वायर है तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होगी? जीरो होगी क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे हमेशा आपका पार्टिकल आके रुकता है, जैसे पेंडुलम है आपका, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे आके रुकेगा फिर ऐसे चलेगा फिर। तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। अब जो आपका पी पॉइंट है वहां पर अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो ये होगा, ये मैंने जस्ट लास्ट स्लाइड में डिराइव किया है। और अगर आपको वहां पे काइनेटिक निकालना है तो टोटल में से इस पोटेंशियल को माइनस कर दो। टोटल क्या है? हाफ के आर स्क्वायर, उसमें से हाफ के एक्स स्क्वायर में माइनस कर दो। तो ये अलग अलग पॉइंट्स पर आपके क्या है? एनर्जीज हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल। अब क्या है? अब आपको ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे? वही आपका ग्राफ है, ये आपकी इधर एनर्जी है और इधर आपका क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं ये सेंटर पॉइंट मैंने लिया है तो इधर आपका एक्स पॉजिटिव, इधर आपका एक्स नेगेटिव, ये आर है, ये माइनस आर है। तो ये आपका जो है वो काइनेटिक एनर्जी। देखिए सेंटर पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, जैसे जैसे एक्सट्रीम पे आएंगे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ये जो ग्राफ है ये किसका है? पोटेंशियल एनर्जी का। क्यों? पोटेंशियल एनर्जी देखो जरा, सेंटर पे कितनी है? क्योंकि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, जीरो है ऑलमोस्ट, और एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या है? मैक्सिमम है, यहाँ पर और यहाँ पर। लेकिन किसी भी टाइम पर आप कैलकुलेट करो, कांस्टेंट आएगा टोटल एनर्जी आपकी हाफ के आर स्क्वायर। अब ये जो ग्राफ आपका ये कर्व की फॉर्म में है, पिछला ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन था। डिफरेंस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है वो आपकी क्या है? डिस्टेंस के एक्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये पैराबोलिक पाथ होगा, जो हम पिछले चैप्टर में प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी कर चुके हैं। अब आपके पास डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, काफ़ी टाइप की एनर्जी हैं। ये अपने आप भी आप कर सकते हो, बड़ी सिंपल है। इंटरनल एनर्जी जो आपकी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो हीट या टेम्परेचर की वजह से होती है। हीट एनर्जी आपका थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ेंगे आगे जाके, उसकी वजह से है। ये भी आपका केमिकल एनर्जी, जो केमिकल्स होते हैं, जैसे आपका बल्ब में आपका जो सेल होता है या बैटरी होती है, उसमें आपकी केमिकल एनर्जी होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम डेली यूज़ करते हैं करंट के फॉर्म में। न्यूक्लियर एनर्जी आपके जो न्यूक्लियस ब्रेक होते हैं उनमें से रिलीज होती हैं। तो देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ एनर्जी, जिसको आप आसानी से टाइप्स को स्टडी कर सकते हैं। अब एक यहाँ पर आपके पास है मास एनर्जी रिलेशन। अब ये आइंस्टाइन ने दिया था, ये क्या था? E इक्वल टू mc स्क्वायर। यानी कि इस फॉर्मूले में एनर्जी को और मास को हमने क्या किया है? रिलेट किया है। इस फॉर्मूले से पहले हम किसी भी पार्टिकल की एनर्जी को अलग से स्टडी करते थे और मास को अलग से स्टडी करते थे। एनर्जी को हम अलग से कंजर्वेटिव लॉ अप्लाई करते थे, मास के लिए अलग से कंजर्वेटिव लॉ अप्लाई करते थे। लेकिन इस इक्वेशन के आने के बाद क्या हुआ है कि आपका जो टोटल कंजर्वेशन होगा वो एनर्जी और मास का दोनों का कंबाइंड होता है। तो ये एनर्जी मास इक्विवेलेंस आपका रिलेशनशिप है आपका E इक्वल टू mc स्क्वायर। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये आप पढ़ चुके हैं, बड़ा सिंपल है। क्या है कि जो टोटल एनर्जी है वो आपकी कांस्टेंट रहेगी। आप क्या कर सकते हो? एनर्जी को एक
एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन आप एनर्जी को ना तो कम कर सकते ना ज़्यादा कर सकते हैं, आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यही आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी में है, यानी कि आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर पाते हैं। देयर आर मल्टीपल ऑफ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे हम डेली लाइफ में काम करते हैं तो हम जो खाना खाते हैं वो एनर्जी हमारी मस्कुलर एनर्जी में स्टोर हो जाती है, या फिर जो आपका बल्ब होता सेल होता है उसमें केमिकल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल में चेंज हो जाती है। आपके जो बल्ब होता है, बल्ब में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल आपकी लाइट में चेंज हो जाती है। तो मल्टीपल एग्जाम्पल हैं जिसमें आपका एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था इस चैप्टर का। सेकंड पार्ट हम बाद में इसको स्टडी करेंगे।